नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात करेंगे बैंक और बिल्डर गठजोड़ की। बिल्डर और बैंकों ने मिलकर देश के घर खरीदारों को लूटा है। दोनों ने खरीदारों को धोखा देने की सुनियोजित साजिश यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है। ये दोनों लाइनें बहुत कठोर हैं जो मैंने अभी अभी कही, लेकिन देश का सुप्रीम कोर्ट अब यही बोल रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई को ऐसे 22 मामलों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। देश की किसी भी अदालत की तरफ से अभी तक का यह सबसे कठोर रवैया है। और हो भी क्यों ना, घर खरीदारों की जिंदगी भर की कमाई के साथ जिस तरह का खिलवाड़ हुआ है वो भी तो जघन्य है। बिल्डर तो पहले से ही बदनाम थे घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए, लेकिन अगर बैंक भी उनके साथ अपराध में शामिल हो जाएं तो घर खरीदार कहां जाए। और ये बात हम तब कर रहे हैं जब इस देश में घर खरीदारों की रक्षा के लिए रेरा जैसे कानून हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस रेरा को भी आड़े हाथों लिया है। क्या फायदा ऐसे कानून का जो बस नाम का हो। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कई प्राधिकरणों को भी आईना दिखाया और कहा है कि आप भी इन मामलों में उतने ही दोषी हैं। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के कान भी खींचे हैं, जिन्होंने उसके ही निर्देशों की अनदेखी कर उल्टा घर खरीदारों के खिलाफ ही ऐसे मामलों में आदेश पारित कर दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने सबकी क्लास लगाई है और सीबीआई को उसके अच्छे काम के लिए शाबाशी भी दी है। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले इस पूरे मामले को समझना जरूरी है कि कैसे बिल्डर और बैंकों ने मिलीभगत से घर खरीदारों को धोखा दिया। इस पूरे मामले की जड़ में है कि स्कीम जिसका नाम है सबवेंशन स्कीम। सबवेंशन स्कीम में बिल्डर और बैंक मिलकर ग्राहकों को एक ऐसा पेमेंट प्लान पेश करते हैं जिसके झांसे में ग्राहक आसानी से आ जाता है। बिल्डर ग्राहक से कहता है कि एक तय रकम अभी मुझे दे दो और बची हुई रकम के लिए फला बैंक से लोन ले लो, और जब तक तुम्हें घर का पोजीशन नहीं मिल जाता तब तक उस लोन की ईएमआई मैं यानी कि बिल्डर भरेगा। ग्राहकों को भी ये स्कीम समझ आ जाती है क्योंकि उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है किराया और घर की ईएमआई दोनों को एक साथ देना। अब यहां दो तीन बातें समझने वाली है। पहली बात, इस तरह के लोन के लिए एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बनता है जिसमें ग्राहक, बिल्डर और बैंक तीनों शामिल होते हैं। लोन ग्राहक के नाम पर होता है लेकिन पोजीशन तक ईएमआई देने का वादा करता है बिल्डर। दूसरी बात, ये लोन मंजूर होने पर बैंक लोन की लगभग पूरी रकम एक साथ बिल्डर को दे देता है, जबकि सामान्य होम लोन में बैंक बिल्डर को स्लैब वाइज पेमेंट करता है, यानी जितना कंस्ट्रक्शन हुआ उतना पैसा। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। और तीसरी और सबसे अहम बात, प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की देरी होने पर बिल्डर एक वक्त के बाद ईएमआई देना बंद कर देता है और बैंक गला पकड़ता है ग्राहक का, क्योंकि लोन तो उसी के नाम पर है। और ऐसा होने पर ग्राहक दोनों तरफ से फंस जाता है, क्योंकि ना तो उसे घर मिला है और अब ईएमआई भी उसे ही भरनी पड़ रही है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर मामले ऐसे ही हैं जिसमें बिल्डरों के प्रोजेक्ट सालों से अटके हैं और ग्राहक बस ईएमआई पर ईएमआई भरे जा रहे हैं बिना घर का पोजीशन मिले। उधर बैंक की तरफ से लगातार धमकी आती है कि अगर एक भी ईएमआई चूके तो डिफॉल्टर बन जाओगे और मकान भी हाथ से जाएगा। बेचारा घर खरीदार मर मर कर ईएमआई भरता रहता है और आज भी भर रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक उम्मीद जगा दी है और उसी उम्मीद की आज हम बातचीत करेंगे। तो कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में घर खरीदारों की पैरवी कर रहे वकील अंशुल गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील और रेरा के एक्सपर्ट वेंकट राव और केसीसी ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अंशुल, पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि आप केस के साथ सीधे जुड़े हुए हैं, कि अब जिन 22 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीबीआई को कि जाकर एफआईआर कीजिए, कार्रवाई कीजिए, 6 हफ्ते का वक्त लीजिए, क्या उस कार्रवाई में सिर्फ बिल्डर हैं या बैंकों के ऊपर भी कार्रवाई होगी या कुछ और जिन पार्टीज का यहां पे जिक्र आ रहा है उन पर भी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, अगर आपकी जानकारी में ये हो तो? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ बिल्डर्स के लिए कहा है। जो 22 बिल्डर्स हैं उन्हीं के लिए जो कार्रवाई है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कहा है, रेगुलर एफआईआर। इसमें अभी बैंक्स और रेगुलेटरी अथॉरिटी शामिल नहीं है,
मगर काफी रिपोर्टों में यह पाया गया है कि बैंक्स और रेगुलेटरी अथॉरिटी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने ये बिल्डर। साथ में जो सीबीआई की रिपोर्ट है वो गोपनीय रखी गई है सुप्रीम कोर्ट में, ना ही उनको अमाइकस क्यूरे को दिया गया है, क्योंकि वो एक सरप्राइज एलिमेंट लाना चाहते हैं जब वो सर्च एंड सीजर करेंगे इन बिल्डरों के अगेंस्ट, इसलिए वो गोपनीय अभी भी रखी गई है। इस सब के मेन वाल दौरान इसमें ये पाया गया है और रिपोर्टों के द्वारा कि इसमें बिल्डर, बैंक और रेगुलेटरी अथॉरिटी सारे एक जोड़ में जिन्होंने घपला किया है, क्योंकि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने एक जो लैंड है वो लीज पे देके बिल्डर को, बिल्डर ने आगे लोन ले लिया है बैंक से लोन लेके उन्होंने एक और बार होम बायर से भी लोन ले लिया है, जिसमें डबल लोन लेके उन्होंने वापस अर्जी नई लैंड के लिए लगा दी है। इससे यह साबित होता है कि जो बिल्डर है, वो जो लैंड डेवलपर है, वो सारे की सारी जमीन अपने पास रखना चाहता है और कोई भी कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट आगे नहीं करना चाहता। ये आपका सबसे बड़ा उदाहरण सुपरटेक है, जिन्होंने ट्विन टावर्स रेरा के और रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाक के नीचे गलत बनाए थे। सेम ही रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो आपका जो उनका उनका वो होता है, उनकी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली ये है कि आप अगर एज अ डेवलपर गलत प्रोजेक्ट बनाते हैं या देर करते हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी करते हैं, तो आपकी लीज कैंसिल कर दी जाएगी। ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इनके पास पावर है लीज कैंसिल करने के लिए, लेकिन आज तक एक भी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लीज कैंसिल नहीं करी है इन डेवलपर्स और बिल्डर्स की। ये जो बात है बैंक्स और बिल्डर्स की गठजोड़, लोगों को ठगना, ये बहुत जी। ही शर्मनाक बात है। और साथ में मेरे को बहुत प्रशंसा करनी पड़ेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिनकी पीठ है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की, जिन्होंने एक एसआईटी का गठन किया जिसमें सीबीआई और स्टेट पुलिस अधिकारी, आरबीआई के अधिकारी, सीएस, आपके नोएडा के अधिकारी, इन सबको बुला के, जितने भी अथॉरिटीज के अधिकारी को बुला के एक एसआईटी का गठन किया कि ये घपला क्या हो रहा है। साथ में प्रशंसा करनी चाहिए सीबीआई की, जिन्होंने 58 से ज्यादा प्रॉपर्टीज पे इंस्पेक्शन किया और 100,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने एज एग्जामिन किया। बिल्कुल अंशुल, तो ये पूरा मामला नो डाउट अपने आप में मतलब इतने बड़े पैमाने पर और इतने ऊपर के लेवल पर अनप्रेसिडेंटेड है मेरे हिसाब से। पहले कभी इस तरह से एक साथ इतनी सारी चीजों पर कुठाराघात नहीं हुआ है। कोहली साहब, अमूमन ये कहा जाता है कि अगर आपको घर खरीदना है और उसके लिए फाइनेंशियल एड चाहिए तो आप बैंक से लोन लीजिए, क्योंकि बैंक जो है ना आपको लोन देने के पहले उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी निकाल कर रखता है, उसकी लीगलिटीज और तमाम चीजें, इसलिए वो लोन बड़ा सेफ होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतनी कठोर लाइन कही है कि वो कह रहे हैं कि बिल्डरों के साथ मिलकर बैंकों ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है सर। नमस्कार विपिन, मेरे सह पैनलिस्ट और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 2 शब्द और इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा है अनहोली नेक्सस। ये जो गठजोड़ है बैंकर्स और बिल्डर्स का, ये अनहोली है। अनहोली का यहाँ पर अर्थ हुआ कि ये आम होम बायर्स के खिलाफ जाता है। बड़ी सीधी सी बात है। मैं आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए 2013 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाइन का डायरेक्टिव दिया था। आपकी इजाजत से मैं उस डायरेक्टिव को, सिर्फ 2 लाइन का है, उसको वर्बटिम पढ़ना चाहूंगा, जिससे कि ये मामला बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये कहां जाके वायलेशन हो रहा है। और जब रेगुलेटरी अथॉरिटीज का भी नाम आ रहा है इसमें या आगे आएगा, तो ये मुझे लगता है ये लाइन बहुत काम की होगी। मैं ये लाइन पढ़ता हूं। रिजर्व बैंक ने बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल किए थे। बैंक्स आर एडवाइज्ड नॉट टू डिसबर्स लोन्स अपफ्रंट इन केसेस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। आगे वो कहता है लोन डिसबर्सल शुड बी लिंक्ड टू स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहता है कि सीएलपी, जिसको हम कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान कहते हैं, जो पहले चला करता था। अब इसका बैकड्रॉप विपिन ये है कि आपको याद होगा, और आप तो खुद क्योंकि रियल एस्टेट के शो करते हैं, प्रॉपर्टी गुरु नाम का आपका शो मैंने कई बार देखा है और बहुत से लोग उसके मुरीद हैं। उसमें आपने देखा होगा कि बिल्डर्स को कुछ साल पहले बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया था, या बंद नहीं किया था तो कठिन कर दिया था। तो जब से बिल्डर्स को ये स्क्वीज फील होने लगा, उनको गल घोटू सा लगने लगा कि अब हमें फाइनेंस नहीं मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है, उन्होंने ये तरीका निकाल दिया। उन्होंने कहा कि आरबीआई के इस डायरेक्टिव को सरकमवेंट करने के लिए, उसको बाईपास करने के लिए, कभी उसका फ्लेक्सी पेमेंट नाम रख दिया,
कभी इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स नाम रख दिया। उन्होंने नाम बदल बदल के वही काम किया जिसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको मना किया था। अब तीनों पार्टीज के लिए फायदे का सौदा दिखाया जाता है। बैंक को मिल जाते हैं कस्टमर्स लोन के आसानी से, बिल्डर का माल बिकने लगता है बनने से पहले ही, और जहां तक ग्राहक की बात है, ग्राहक को लगने लगता है भाई ठीक है, आपने जैसा शुरू में कहा कि मैं ब्याज दे रहा हूं, ईएमआई भी दूं, तब तक मेरी ईएमआई रोक दीजिए। ग्राहक ये नहीं समझ पाता कि जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट किया जाता है इसमें, ये यहीं पर सारा पेच जाके ये कोर्ट में मुझे लगता है यहीं पर बहस होगी। जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है बिल्डर, बैंक और बायर के बीच में, इस एग्रीमेंट के क्लॉज को देखा जाएगा बारीकी से, माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखा जाएगा, क्योंकि इसी के अगेंस्ट बैंक होम बायर्स को जाके कह रहे हैं भैया आपका बिल्डर तो अब ईएमआई दे नहीं रहा है, वो तो प्रोजेक्ट डिले हो गया। इन्होंने सुपरटेक का नाम लिया। बाय द वे मैं बता दूं कि 5,000 करोड़ से ऊपर का ये मामला सिर्फ सुपरटेक का है। मैंने एक आकलन किया विपिन, टोटल जी। मामला कहीं 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का था, और मुझे हैरानी जब हुई जब इसमें कुछ विकास प्राधिकरण हरियाणा और यूपी के भी इन्वॉल्व है। विकास प्राधिकरण जिसको हम डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, जो कि सरकारी तंत्र का हिस्सा है, वो तक इसमें इन्वॉल्व है। इसको सबवेंशन स्कीम कहा जाता है। दर्शकों के लिए आसानी के लिए हम समझा तो सबवेंशन का मतलब होता है जब आप एड देते हैं, जब आप रिलीफ देना चाहते हैं उसको सबवेंशन। तो वो रिलीफ, वो मरहम जो लगानी थी होम बायर के दर्द पे, उसी मल्लम ने दर्द करना शुरू कर दिया। अगर हम इसको आसान बात, मल्लम लगाई दर्द रोकने के लिए, पर उस मल्लम ने उल्टा लगाने के बाद दर्द करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है वो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट बारीकी से पढ़ा जाएगा तो उसमें देखेंगे कि बैंकों ने सीधा होम बायर्स के ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग कर दी कि हम तो, आपका सिविल रेटिंग गिर जाएगी। आपको पता है जब आप ईएमआई नहीं देंगे तो क्या होता है, ये तो मुझे लगता है ज्यादातर लोग जानते होंगे। तो मैं समझता हूं इसकी भर्त्सना करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट इसमें अंततः मुझे लगता है विपिन, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, सीबीआई इन्वॉल्व है, मुझे लगता है इन सबको अधिकारियों को जेल होनी चाहिए, और जितना भी ईएमआई कलेक्ट किया गया सारा का सारा ईएमआई रिफंड होना चाहिए ब्याज समेत, और उनको उनके मकान भी दिए जाने चाहिए। अगर मेरे ऊपर आप ये जजमेंट छोड़े तो मैं ये जजमेंट पास करूंगा विपिन। नहीं, बिल्कुल सही है, और शायद सुप्रीम कोर्ट भी अब इसी मूड में लग रहा है। अंततः कार्यक्रम के आखिर में हम यही सवाल लेकर आएंगे कि फाइनल क्या होने वाला है। कहीं किसी कानूनी लिंकेज में जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट की जो बात कर रहे हैं वहां तो जाके मामला नहीं फंस जाएगा। वेंकट साहब, एक बड़ा सवाल और आया है, वो उठा है रेरा पे। हालांकि मामला रेरा की उत्पत्ति से पहले का है, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बावजूद उसके इस तरह की स्कीम्स चलती रही, जैसे अभी शरद जी ने कहा कि कभी उसका नाम बदला, वो बात कर रहे हैं 2013 की। 2019 में एनएचबी ने भी ऐसे ही एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को रोका कि ऐसी स्कीम्स मत चलाइए, लेकिन वो कभी रुकी नहीं। इस बहाने उस बहाने, इस नाम उस नाम, वो चलती रही। और आज ये मामला है कि इतने सारे घर खरीदार, करोड़ों हजारों में इसकी रकम है, अब रेरा पे भी सवाल उठा दिया है। वेंकट साहब, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, डेफिनेटली देखिए, एक बात तो हमें समझनी चाहिए कि एक ही एसेट पे एक लैंड आया था जो अलॉटमेंट हुआ है अथॉरिटी से, जिस पे एक तरीके से देखिए, अगर आप टिपिकली एक स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो लीज डीड रजिस्टर हो जाती थी आफ्टर मात्र 20% पेमेंट होने के बाद, और आपका 2 साल का मॉरेटोरियम और 8 साल का जो है रीपेमेंट प्लान हुआ करता था इन अलॉटमेंट्स में। एक तो लैंड पे एक तरीके से इनिशियली जब अलॉटमेंट ही किया गया है, अथॉरिटी ने एक तरीके से एक्सटेंड कर दिया है उनको एक फैसिलिटी। सब्सिक्वेंटली उस पे कॉर्पोरेट फंडिंग लिया जाता था ऑन बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन लोन भी लिया जाता था फाइनेंसर से। उसके बाद ये बायर्स के थ्रू ये सबवेंशन स्कीम बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम हुआ करता था, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हुए वो कहीं ना कहीं रहते हैं, उनका रेंटल बर्डन है, बेचारे दोनों को बेयर नहीं कर पाते थे। तो इसलिए एक मौका था उनको कि भाई 3 साल में हमें मकान मिल जाएगा। हमारे फाइनेंशियल क्रेडिट जो डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि मेरे क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट के बेसिस पे एक तरीके से वो जो यूनिट है जो खरीदता है उसमें 10% देके बाकी जो है वो उसका 90% या इवन 85% तक का लोन लेके, उस लोन को एक तरीके से मान लीजिए वो जो है वो बैंकर ले लेता था, बिल्डर ले लेता था, और वो इंटरेस्ट देने की प्रॉमिस करता था एक सर्टेन पीरियड तक, 3 साल या 5 साल तक। हाँ, 2013 में भी, और बाद में आप जैसे कह रही हैं एनएचबी ने भी ये सर्कुलर, क्योंकि उस समय हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से एनएचबी के अंडर आते थे, तो उस समय ये सर्कुलर्स पास हुए हैं।
बट एक ट्रेंड बन गया था, मैं आपको कहूं, ये खास करके वहां ज्यादा इफेक्टिव रहा है कि जहां पे ऑलमोस्ट 85% डाउन पेमेंट प्लान्स में बिल्डर्स ने इकट्ठे कर लिए और वो पैसा सारा कहीं उधर इधर लग गया और वो प्रोजेक्ट में नहीं गया। ये जो एक चलन चला है, इट वाज समवेयर मेरे ख्याल से 2019 मतलब 22 के करीब, 23 के करीब ये काम रुक गया है। हाँ, रेरा के पहले का है, आप ये कह सकते हैं, बट एक तरीके से ओवरऑल अगर देखेंगे एक सिस्टमेटिक फेल्यूर है ये, और इस फेल्यूर को हम काफी लेट रियलाइज कर रहे हैं। और ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने जो ये एक स्ट्रिक्ट रवैया अपनाया, इसमें मेरे ख्याल से एक मैसेज भेजने की कोशिश की जा रही है और एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर 2013 में आरबीआई ये कह देता है कि आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट करनी है, तो फिर ये तो एक तरीके से ऐसा हो गया कि आपने ग्राहक के नाम पर पूरा लोन उठा लिया, उसको फंसा दिया, और कुछ भी ऊंच नीच हुई तो फंस गया ग्राहक। चलिए, मैं यहां पर एक और सवाल उठाता हूं, वो ये है कि आरबीआई भी इस चीज को देख रहा था, इस चीज को रेरा जब भी उत्पत्ति में आया तब तक देख रहा था, निचली अदालतों की भी बात आई है वेंकट साहब यहां पर, उनको भी कान पकड़ा है, उनको भी मरोड़ा है। तो हम क्या माने कि हमारा पूरा सिस्टम एक तरीके से आंख बंद करके बैठा हुआ था इस पूरे मामले में? मैं ये कहूंगा हाँ। अगर आप देखेंगे कि डिस्पाइट आरबीआई के रेगुलेशन, आई मीन जो सर्कुलर्स हैं या डायरेक्टिव्स हैं या एनएचबी के भी, ये कई तरीके से बड़ी लूजली एक तरीके से मॉनिटर किया गया है इनको, तो नेचुरली काफी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस प्रोसेस में, क्योंकि बड़ा अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन था, देखिए ऐसा नहीं वो बात सही है, बिल्कुल। देखिए, आप ग्राहक को ऐसी चीज देंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं कि वो एक लॉजिकल चीज थी, लेकिन आपने वो दिखाकर फंसा लिया लोगों को। आपको मालूम था कि आप इस तरह का अपफ्रंट पेमेंट नहीं दे सकते हैं, आप उठा के पूरा का पूरा लोन नहीं दे सकते। विपिन जी, इसमें मेजर प्रॉब्लम मेरे ख्याल से इसमें सबसे बड़ी ये हुई है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन लिंक्ड मॉनिटरिंग बेसिस पे नहीं हो पाई है, बिल्कुल प्रोजेक्ट डिलेस हुई है, वहां स्टकअप हो गया। बिल्डर को बाहर पैसा नहीं मिल रहा था, या उसको 25-30% पे मिलता था, वो होम लोन की दर पे मिल गया 7-8% पे, सस्ता पैसा आ गया, इकट्ठा मिल गया, फिर उसने उसका क्या किया जी, उसको मिल गया एक तरीके से जी, एक ही एसेट पे, एक ही एसेट, उसे देखने सुनने वाला कोई था नहीं। खैर, एक छोटा ब्रेक लूंगा यहां पे, लेकिन अब ब्रेक के बाद मेन कि अब क्या होगा, क्या इन सारी चीजों के बाद, सारे एक्शन के बाद भी ग्राहकों को या तो उनके घर मिल पाएंगे या उनका पैसा सूद समेत वापस मिलेगा, क्या इसका निराकरण निकलेगा? और अगर कोई ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट बना हुआ है तो क्या उस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है? क्या अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे ओवर रूल किया जाएगा, या फिर ये बैंक्स और ये सब इंस्टीट्यूशन मिलके फिर कोई ऐसी चीज निकाल देंगे जिससे फाइनली फिर ग्राहक के ऊपर ही बात आएगी? एक छोटा ब्रेक के बाद अपने एक्सपर्ट से सवाल पूछेंगे। बैंक बिल्डर गठजोड़ और अब सीबीआई खोजेगी तोड़, पूरा मामला ब्रेक से पहले आपने सुना, और अब उसका एक फाइनल कंक्लूजन हम यहां पर निकालने की कोशिश करेंगे। कंक्लूजन से मायना यह है कि वे फॉरवर्ड क्या है, यहां से आगे क्या होगा। समय क्योंकि कम रहेगा इस सेगमेंट में, तो सभी मेहमानों से दरखास्त है 1-1 मिनट पे अपनी बात पूरी रखें। अंशुल, अब मुझे ये बताइए, क्योंकि ये जो पूरे मामले हैं ये 2013-15 के बीच या उससे पहले या उस आसपास के हैं, बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, बहुत सारे बिल्डरों पे ताले लग गए हैं, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है वो डिफंक्ड हैं, बैंकों के भी उस समय के अधिकारी बहुत सारे रिटायर हो गए होंगे। इसका रिजोल्यूशन क्या निकलता हुआ दिख रहा है? सर, हमें इसमें आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहिए, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिक्री ऑर्डर पास कर सकता है टू अटेन फाइनल जस्टिस। आपको कंप्लीट जस्टिस होने के लिए कोई भी डिक्री और ऑर्डर पास कर सकता है। अगर हम ये देखते हैं, अगर हम टेक्निकलिटीज में भी जाते हैं ट्राई पार्टी एग्रीमेंट की, क्वाड पार्टी एग्रीमेंट में, तो उसमें ये देखते हैं कि अगर हमने 95 एज अ होम बायर, हमने अगर 95 से 100% पेमेंट भी कर दिया हो, तब भी बिल्डर का ही राइट होता है उस प्रॉपर्टी पे, जब तक कि उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हो जाती। साथ ही साथ में जो होम बायर है वो एक लेमैन है, उसको इतनी ज्यादा इंट्रिकेसीज नहीं पता कि आपका लोन कैसा है, क्या है, कैसे मॉर्गेज टर्म्स एंड कंडीशंस हैं।
तो उसको ये सब कुछ समझाया नहीं गया है, उसको बस बैठाया गया है और ब्लैंक डॉटेड लाइंस पे साइन कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट हैज रेगुलरली हेल्ड कि भाई ये जो एग्रीमेंट्स आर वन साइडेड और आप लोगों ने इनको डॉटेड लाइंस पे साइन कराया है। बेसिकली सारा रिस्क इज ऑफ द होम बायर राइट नाउ। अगर ईएमआई बाउंस होती है, केस किसके अगेंस्ट होगा? होम बायर के अगेंस्ट। किसका सिविल खराब होगा? होम बायर का। तो ये सब चीजें हमको देखनी चाहिए और इसमें सबसे बड़ा रोल है सुप्रीम कोर्ट का और आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कहती है सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर डिक्री पास कर सकती है टू अटेन कंप्लीट जस्टिस। तो ये मेरा इसमें जवाब ठीक है। मैं एक वेंकट साहब, क्योंकि वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वेंकट साहब, डू यू एग्री कि यहाँ पर ग्राहक को माना जाएगा कि उसको इन सारी चीज़ों के बारे में इतनी डीप नॉलेज नहीं थी, ये सारा कुछ मामला वन साइडेड है, जहाँ नेक्सस तो वो पहले बोल ही चुके हैं, इसलिए ग्राहक के फेवर में ही चीज़ें आएंगी? देखिए, डेफिनेटली एक रुख तो जो चल रहा है वो क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी तरफ तो जा रही है। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ये देखने की कोशिश कर रही है कि कहाँ पे इसमें क्या नेक्सस रहा है और कहाँ पे सिस्टमैटिक फेलियर में कौन रेस्पॉन्सिबल रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तो जरूर मुझे सामने नजर आ रही है। और जहां तक आप फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, या मैं कहूँ कि किस तरीके से ये इवेंचुअली रिकवरेबल रहेंगे, क्या रहेगा, तो मेरा मानना है कि इवेंचुअली अगर देखेंगे, लेंडिंग तो हुई है बिल्डर को या बिल्डर के एसेट के अगेंस्ट, तो टेक्निकली एक तरीके से बिल्डर के एसेट्स के अगेंस्ट ही ये रिकवरेबल रहना चाहिए जितना भी अमाउंट्स है। हाँ, इसमें जरूर एक स्लैकनेस रहा है। एक अनफॉर्चुनेटली हम ये वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि कोई किसी तरीके के इनको इंडिविजुअल बायर्स को बेचारे कोई ग्रीड रहा है, वो अपने मकान के लिए एक फैसिलिटी अवेलेबल थी जो बैंक्स ने या बिल्डर ने अट्रैक्टिवली दिया है उनको, उसमें उस झांसे में फंस गए। लेकिन एक इनकी भी एक थोड़ी बहुत देखिए कॉशन और अकाउंटेबिलिटी की एक इवन बायर्स को भी एक मेरे ख्याल से चेतावनी मिलेगी। लेकिन अगर रिकवरेबल की बात करेंगे, वो अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ दी, जिसके एसेट के अगेंस्ट वो प्रॉपर रिकवरेबल्स है, वही होना चाहिए। ठीक है, क्विकली कोहली साहब, बैंकों के लिए क्या यहां से बहुत बड़ा सबक आएगा? कोई हार्ड पनिशमेंट? बिल्कुल सबक आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे अनुमान से करीब 19 बैंक्स इसमें आप अक्रॉस कंट्री देखें तो इन्वॉल्व हैं, और ये मुंबई और बेंगलुरु तक भी जाता है। एनसीआर तो गढ़ रहा है इस मामले का। मुझे लग रहा है मामला जाके फंसेगा, क्योंकि लोअर कोर्ट्स में भी कुछ मामले जा चुके हैं, वो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट पे फंसेगा, क्योंकि कहीं कहीं मैंने देखा कि ये क्लॉज था कि अंततः जिम्मेवारी जो है वो होम बायर की है। तो बेचारा होम बायर पूरा एग्रीमेंट पढ़ता नहीं है। और आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि कभी भी बिना पढ़े डॉक्यूमेंट को अपने लॉयर से ओपिनियन लिए बिना आप साइन ना करें। एक दफे आप साइन कर देते हैं तो आपके लिए वो मुसीबत खड़ी हो सकती है। अंततः इसका जो नतीजा निकलेगा, जहां रिकवरी केस बाय केस मुझे लगता है इस पे जाएंगे, जहां रिकवरी हो सकती होगी, जहां एसेट होगा उसको लिक्विडेट करके रिफंड दिया जाएगा जो आपने ईएमआई दी है। जहां पोजेशन की पॉसिबिलिटी होगी वहां पोजेशन दिया जाएगा। पर बिल्डर्स का नेक्सस के ये जो एक की टोपी दूसरे के सिर पहनाते थे, फंड्स को डाइवर्ट करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में बहुत सारे बिल्डर्स अंदर गए हैं। मुझे लग रहा है वहां कहीं जाके इसकी जड़ दिखाई देती है। ठीक है, तो अब क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत में ये पूरा मामला है, सीबीआई को सौंपा जा चुका है, कठोर और हार्ड एक्शंस हो रहे हैं, उम्मीद अब घर खरीदारों की यहां से नहीं जगती है। और सिर्फ ये उन मामलों की बात नहीं, एक मिसाल कायम होगी यहां पर कि किसी भी तरीके से आप, खासतौर पे जो एक घर वाला मामला होता है, इसमें एक ग्राहक के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते, उसे किसी भी तरीके से बेवकूफ़ नहीं बना जा सकता। देखते हैं अब यहां से आगे चीज़ें कैसे चलती हैं, वक्त वक्त पे आपको रिपोर्ट करेंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।